हेलो बच्चों, अभी अपन बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड की। अरे वाह 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 सबका। अरे क्या हो गया, उठ, एक मिनट, हट। हाँ, तो अभी अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे बच्चों। और एक बात बता देता हूँ तुमको, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को ये सब करने में, है ना। तो प्लीज़ ये सारी वीडियोस देख लेना अच्छे से, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई तो अपन डिस्कस कर लेंगे इनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रहा था मैं कर दूंगा पर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मैं सोचा हो जाएगा जल्दी जल्दी, पर नहीं हो रहा, ठीक है। थकावट आ जाती है साथ में एकदम बोरिंग सा लगने लग जाता है फिर से, क्योंकि एक बार बच्चे सामने होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मतलब स्क्रीन पे पढ़ाना बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है ना। ना ही इतना एक्सपीरियंस है और ना ही चीज़ें करने का, तो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट, है ना। फिर भी कोई तुम्हें दिक्कत आए तो बता देना मेरे को। अभी अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। बहुत टाइम है अपने पास बातें करने के लिए, काम करने के लिए बहुत। ये वीडियो के अंदर बातें नहीं कर सकते अपनी इतनी, है ना। फिर कहोगे सर नेट बोल रहा है, नेट जा रहा है, नेट जा रहा है। चलो अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड की जब मैं बातों को स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंट करेक्टर, मतलब क्या होते हैं ये करेक्टर्स को अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। किसके अंदर से ट्रांसफर करते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर करने का काम होता है न्यूक्लिक एसिड का। ये इन्फॉर्मेशंस को, जैसे तुमने देखा होगा जिसकी ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, है ना, उनकी जो शक्ल होती है उनके मम्मी पापा से मिलती होती है लगभग, ठीक है ना। लगभग 100% तो कभी नहीं मिल सकती, 99% तो, है ना। मतलब लगभग 60-70% तो मिल ही जाती होगी। तो अपन कभी कभार देख के अगर बता सकते हैं कि हाँ तू तो उसका लड़का है या तू उसकी लड़की है, अपन चेहरे से ही बता सकते हैं ज़्यादातर चीज़ें तो, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर शक्ल मिल जाती है ना। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंट करेक्टर काल होता है, ये इसको क्या बोला जाता है, हेरिडिटी बोला जाता है। तो हेरिडिटी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने की टेक्निक को क्या बोला जाता है बच्चों, हेरिडिटी बोला जाता है। ये वर्ड हेरिडिटी इससे अच्छे से समझ लो, ठीक है। वास्तव में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। किससे बना होता है, डीएनए से। जैसे मैं कहता हूँ कि डीएनए होता है ना, डीएनए लगभग अपनी सेल के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 2 मीटर लंबा होता है। वो पैकेजिंग होती है डीएनए की, है ना, किसके चारों ओर एक प्रोटीन होती है ना। यूकैरियोट्स में तो वो प्रोटीन होती है शायद मेरे हिसाब से हिमेटिन या पता नहीं हिस्टा, पता नहीं, मतलब भूल हो गया उसका। प्रोटीन के चारों ओर क्या होता है, लिपटा पड़ा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए होता है, वो एक ऐसा मान सकते हो तुम कि जो मोतियों से बनी हुई, है ना, मोतियों से बनी हुई माला हो गई ना, माला होती है ना, वैसे वो मान सकते हो तुम। तो ऐसा तुम मान लो कि डीएनए की स्ट्रक्चर वैसी ही होती है। जस्ट 2 मीटर लंबा होता है, चारों ओर इसके इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। तो इतना तुम जय वालो, तुम्हें इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। क्रोमोजोम ऐसा मान लो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। क्रोमोजोम ऐसा होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पर टीलोमियर होता है, वो सारी चीज़ें अलग अलग है। तो क्रोमोजोम स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है, और जिसमें डीएनए होता है। क्या होता है इसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, अपनी सेल के अंदर, जैसे अपना बॉडी के अंदर माइंड होता है ना, तो अपनी बॉडी के अंदर जो माइंड होता है वो क्या होता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। जैसे अपन को हाथ हिलाना है तो वो हाथ हिलाने के लिए माइंड सिग्नल भेजेगा। वैसे ही क्या होता है, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के अंदर, डीएनए वास्तव में इसका ब्रेन होता है इस सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस डीएनए के अंदर ही होती है, सारी स्टोर्स। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि क्रोमोजोम होते हैं ना, क्रोमोजोम बने होते हैं प्रो डीएनए के। किसके बने होते हैं, डीएनए के। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बना होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड को। इनको न्यूक्लिक एसिड भी बोल देते हैं। कहानी अच्छे से समझेंगे आगे की साइड में। तो जो क्रोमोजोम होते हैं वो 2 चीज़ से बनते हैं। किससे बनते हैं, क्रोमोजोम किससे बनते हैं, क्रोमोजोम 2 चीज़ से बनते हैं। एक तो होता है प्रोटीन, है ना, जो बेसिक नेचर का होता है। दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर क्रोमोजोम विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोजोम होते हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ये बात हमेशा के लिए दिमाग में पढ़ लेना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्रोमोजोम याद रख लेना। अब बात करनी है अपन को किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बात करनी है, केवल क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोजोम 2 टाइप से मिलकर, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस में
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अपन बातें करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसमें होता है आरएनए का फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए बोल देते हैं, है ना, और आरएनए जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। डीएनए वास्तव जो भी जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो वास्तव में पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, आपस में एस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, एस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। बहुत सारे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। आपस में जब जुड़ेंगे वो जुड़ने को पॉली बनेंगे तो बनेगी स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बनेगी चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वास्तव में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड है एक दूसरे के सीक्वेंस से लगे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो वास्तव में जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड वास्तव में पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो केमिकल कंपोजिशन डीएनए और आरएनए ये दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, है ना। और कंप्लीटली इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो क्या बनाएंगे तुम्हें पता है, कंप्लीटली जब डीएनए और आरएनए को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इसमें तीन चीजें निकल के आती है। एक तो निकल के आती है पेंटोज शुगर, एक आता है फॉस्फोरिक एसिड, एक आता है नाइट्रोजनी बेस। कितनी चीज बता रहा हूँ तुमको मैं, तीन चीजें निकल के आती है। डीएनए आरएनए को जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो पेंटोज शुगर, है ना, ये पेंटोज शुगर दो टाइप की हो सकती है। आरएनए में तो हो सकती है डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में तो कौन सी होगी, आरएनए में तो होगी डीऑक्सी राइबोज, है ना। और डीएनए में ये शुगर होगी, पेंटोज शुगर होगी। पेंटोज मतलब जानते हो ना 5 कार्बन की शुगर होगी, है ना। और ये डीऑक्सी राइबोज और डीएनए के अंदर होगी, सॉरी डीएनए के अंदर तो होगी डीऑक्सी राइबोज और आरएनए के अंदर होगी राइबोज शुगर। अपन बात करेंगे तो जब भी डीएनए का हाइड्रोलाइजेज होता है या आरएनए का हाइड्रोलाइजेज होता है, जब भी कोई डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलाइजेज होता है उससे कितने कंपाउंड बनेंगे बच्चों, 3 कंपाउंड बनेंगे। पेंटोज शुगर मिलेगी देखने को तुमको, फॉस्फोरिक एसिड का तो फॉर्मूला जानते हो ना, ये राम H3PO4 ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, एक पेंटोज शुगर बनेगी, एक क्या बनेगा, नाइट्रोजनी बेस। अब इन सब की बातें करेंगे। अगर अपन इनकी बातें करेंगे, अगर इनकी बातें अपन को पता होगी तो अपन कहेंगे कि ये सब मिलके ही तो क्या बनाते हैं, वास्तव में डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो अब अपन एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर की। किसकी बात करते हैं, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मैंने बोला दो टाइप की होती है, एक होता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज और एक होता है आरएनए के अंदर होता है बीटा डी राइबोज शुगर। अब देख लो अच्छे से, देखो राइबोज शुगर होती है, मैं बोल रहा हूं क्या, अच्छे सुन लेना। राइबोज शुगर होती है जैसे मोनोसेकेराइड होता है ना, मोनोसेकेराइड। तो मैंने अपन ने मोनोसेकेराइड के अंदर बात करी तो जैसे ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ऐसे ही एक राइबोज शुगर होती है। क्या होती है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर ये रही, देख लो, है ना। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बीटा है, बीटा में बताओ कहाँ रहेगा, बीटा मैंने बोला था बेटा हमेशा सर के ऊपर चढ़ के रहता है, तो यहाँ पर OH कहाँ पर है, देख लो ऊपर है ना। अब ये राइबोज की स्ट्रक्चर है, याद रख लेना, ठीक है ना। ये क्या है, राइबोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये पूरी माइंड में रख लो। कितने कार्बन की चेन है बताओ, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है, उसमें से 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और बताओ टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो बता देता हूँ राइबोज होती है वो 5 मेंबर्ड एंड 5 कार्बन की चेन होती है। 5 मेंबर्ड है और कितने हैं, 5 राइबोज होते हैं ना। राइबोज में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, जिसमें से 4 कार्बन तो रिंग में रहते हैं, 1 कार्बन बाहर की साइड रहता है, ठीक है। तो राइबोज, तो इसको बोला जाता है बीटा। क्यों बोला जाता है, क्योंकि देख लो जब ये बीटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका OH कहाँ है, ऊपर की साइड है, तो ये राइबोज शुगर होगी। पर अगर बात करें 2 डीऑक्सी, मतलब 2 नंबर का जो कार्बन है ना, 2 नंबर के कार्बन पे एक ऑक्सीजन हटा दूं, क्या कर दूं मैं, तो यहाँ पर देखो 2 डीऑक्सी राइबोज, तो यहाँ पर 2 नंबर का कार्बन है, उसमें क्या करूँ मैं, ऑक्सीजन हटा दूं, है ना। ऑक्सीजन हटाते ही ये स्ट्रक्चर बन जाएगी बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। तो देखो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस होता है, 2 नंबर की पोजीशन पे अपन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। ऑक्सीजन हटाने को क्या बोला जाता है, डीऑक्सी। इसका मतलब राइबोज से अपन डीऑक्सी राइबोज बनाया जा सकता है। इसका मतलब आरएनए पहले बना था और डीएनए बाद में बना था बच्चों। इस दुनिया में पहले कौन बना था,
आरएनए बना था, पहले आरएनए बना था, उसके बाद में ही कौन बना था, डीएनए बना था। जब इवोल्यूशन चलता है ना, इवोल्यूशन के दौरान तुम्हें पता है आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है। ये पूरी कहानी बाद की बात है, अभी छोड़ो इन सब चीज़ों को। तो पेंटोस शुगर दो टाइप की हो सकती है, डीएनए के अंदर तो मिलेगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना, और आरएनए के अंदर मिलेगी राइबोज शुगर, दो टाइप की मिलेगी, ठीक है ना। पेंटोस शुगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कितने कार्बन के हैं, 5 कार्बन है, ठीक है। अब बात करें कि डीऑक्सीराइबोज को मैं क्या 2-डीऑक्सीराइबोज बोलूं तो ज्यादा सही है, हाँ 2-डीऑक्सीराइबोज बोलूंगा तो ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये पता करेगा, ये बताएगा कि 2 नंबर के कार्बन पे अपन ने क्या कराया, ऑक्सीजन हटाया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हो गया राइबो, ये पहले मैंने बोला ना, इन सब की एक एक करके बारी बात करेंगे, एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आ गई, पहले अपन ने किसकी बात कर ली, पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर डीएनए में कौन सी होगी, तो यहाँ पर याद रखना β2-डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के अंदर β-डी-राइबोज, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो अब तुम्हें ये तो पता है ना, फॉस्फेट की तो मैंने बता ही दिया था, यहाँ स्ट्रक्चर ये फॉस्फेट हो गया, ये फॉस्फेट हो गया। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, ये फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर नहीं जानते कि तुम। अब बात